आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। खतरे में पड़ी इजराइल हमास सीज फायर डील। इजराइल ने डील में डाली अड़चनें तो हमास ने मुलतवी की कैदियों की अदला बदली। पेरिस एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का शानदार इस्तकबाल। बड़ी तादाद में भारतीय बिरादरी के लोग भी रहे मौजूद। महाकुंभ के महाजाम पर सीएम योगी नाराज। 2 आईपीएस अफसरान पर भड़के। दिल्ली में पंजाब एमएलएज की मीटिंग। सीएम मान बोले हार जीत तो लगी रहती है। मुल्क की पार्लियामेंट में हुई उर्दू की एंट्री। अब उर्दू जुबान में भी होगी लोकसभा की कार्यवाही। शिवसेना यूबीटी के लीडरों की फडणवीस से मुलाकात। मरहूम बाल ठाकरे के मेमोरियल पर की बातचीत। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को घेरा। राहुल गांधी पर किया डायरेक्ट अटैक। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के बदले जाएंगे 54 गांवों के नाम। साबिक वजीर के बेटे के जबरन अगवा होने से मचा हड़कंप। पुलिस ने प्राइवेट जेट को बैंकॉक से किया कॉल बैक। मेट्रो में लगा मुतनाजा इश्तिहार। डीएमआरसी से हुई आवाम नाराज। एक लंबे वक्त के बाद गजा में हुई जंगबंदी पर अब फिर से खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू जंगबंदी के बाद से ही मुसलसल सीज फायर में अड़चने डालने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में इजरायली मीडिया ने भी खुलासा किया था कि नेतन्याहू गजा सीज फायर को टालने की राह में काम कर रहा है। अब इजरायल की इन्हीं चालबाजियों के चलते हमास ने कैदियों की रिहाई को मुलतवी कर दिया है। हमास ने वाजे किया है कि इजरायल सीज फायर एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ा रहा है। काफी दिनों से ऐसा देखने में आ रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू ऐसे मुतनाज़ा बयान दे रहे हैं जो कि अमन मुखालिफ हैं। एक तरफ ट्रंप गजा पर कब्जे की बात करते हैं तो दूसरी तरफ नेतन्याहू जंगबंदी की बातचीत को पटरी से उतारने की कोशिशों में लगा हुआ है। खुद इजरायली मीडिया में इजरायली जरायों ने इस बात की तस्दीक की है कि नेतन्याहू सीज फायर डील के दूसरे मरहले को टालने की फिराक में है। नेतन्याहू ने शोबाजी करने के लिए इजरायली टीम को कतर भेजा, वो भी बिना किसी हुक्म के। इन्हीं सब बातों के चलते हमास ने फैसला किया है कि वो कैदियों की रिहाई को मुलतवी कर रहा है। द क्रेडल के मुताबिक अल कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू ओबैदा ने कहा है कि इजराइल मुआहिदे पर ईमानदारी से अमल नहीं कर रहा है और ये रिहाई उस वक्त तक मुलतवी रहेगी जब तक इजराइल मुआहिदे की पासदारी नहीं करता। रेजिस्टेंस ने इजराइल के जरिए हो रही सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर बारीकी से नजर रखी और पाया कि इजराइल ने बेघर फिलिस्तीनियों की होने वालों की वापसी में ताखीर की, उन्हें बमबारी से निशाना बनाया और खुराक की फराहमी में देरी की। अबू उबैदा ने आगे कहा कि इजराइल ने पिछले सभी समझौतों की तरह सीज फायर समझौते को तोड़ा है। हमास जंगबंदी के समझौते की शर्तों के लिए पुरअज़्म है। वहीं हमास ने इजराइल के साथ अमेरिका को भी एक बार फिर से निशाने पर लिया। हमास ने सालिसों को इत्तला दी कि ट्रंप के गजा पर कब्जे के प्लान के तहत सीज फायर की अमेरिकी गारंटी अब मौजूद नहीं है। हमास ने गजा को खरीदने के बारे में ट्रंप के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि गजा कोई खरीदी या बेची जाने वाली चीज नहीं है बल्कि फिलिस्तीनी जमीन का एक अटूट हिस्सा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने 2 रोजा दौरे पर फ्रांस पहुंच गए हैं। ये पीएम मोदी का फ्रांस का 7वां दौरा है। वो यहां एआई समिट में शामिल होंगे और सदर इमैनुअल मैक्रो के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। पीएम 12 फरवरी तक फ्रांस में रहेंगे, जिसके बाद वो दौरे के दूसरे फेज पर अमेरिका रवाना होंगे। पेरिस एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का शानदार इस्तकबाल किया गया। उनके इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में भारतीय बिरादरी के लोग भी मौजूद थे। पीएम मोदी इस दौरान पेरिस में फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रो के साथ एआई एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता करेंगे। उनके साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे और बिजनेस लीडर्स को खिताब भी करेंगे। बातचीत करना दोनों लीडरों के बीच फ्रांस से नए फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद और फ्रांस की मदद से भारत में छोटे परमाणु ऊर्जा रिएक्टर लगाने को लेकर बातचीत करना काफी अहम माना जा रहा है। पीएम के एजाज में फ्रांस हुकूमत ने पीर की रात मशहूर एलएसी पैलेस में वीवीआईपी डिनर का इनेकाद किया। इसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो समेत कुछ और देशों के लीडर मौजूद रहे। पीएम मोदी का यह दौरा 2 दिनों का है। प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में ट्रैफिक जाम की परेशानियों के बीच वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने यूपी के तमाम आला अफसरान की जमकर क्लास लगाई। वजीर आला योगी के निशाने पर खासकर प्रयागराज जोन के एडीजी भानु भास्कर और एडीजी ट्रैफिक सत्यनारायण रहे। सीएम ने इन दोनों अफसरान को हड़काते हुए कहा कि पूरे प्रयागराज की जिम्मेदारी आप पर थी, लेकिन चाहे भगदड़ का दिन हो या फिर आम दिनों की भीषण ट्रैफिक की परेशानी,
आप लोगों ने गैर जिम्मेदाराना काम किया। यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरीके से आला अफसर मेले के प्रमुख स्थान के दौरान मौके से नदारद रहे, उसे देखते हुए कई अफसरान पर सस्पेंशन की कार्रवाई बनती है। दरअसल पिछले 2-3 दिनों से प्रयागराज में अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसके चलते प्रयागराज आने वाले हर हाईवे पर गाड़ियों की कतारें देखने को मिल रही हैं। सड़कों पर जगह जगह जाम नजर आया, वो भी कई कई घंटे का। इन सब के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते रात हाई लेवल बैठक बुलाई और रियासत के तमाम आला अफसरान पर इस बैठक पर जमकर भड़के। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब के एमएलएज की आज मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग के चलते पीर को होने वाली कैबिनेट मीटिंग को भी मुलतवी कर दिया गया था। केजरीवाल के साथ मीटिंग के बाद सीएम मान ने कहा कि हम ऐसा पंजाब मॉडल बनाएंगे जिसे पूरा देश देखेगा। इस मीटिंग में पंजाब के वजीर आला भगवत मान सहित दूसरे लीडर भी शामिल रहे। मीटिंग में दिल्ली में हार को लेकर चर्चा हुई। पंजाब में कांग्रेस लीडर बाजवा के इल्जाम पर भगवत मान ने कहा कि आप पंजाब में आम आदमी पार्टी के एमएलए मत गिनिए, दिल्ली में आप अपने एमएलए को गिन लीजिए। पंजाब में ड्रग्स को खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के किसी भी एमएलए के बीच कोई भी असंतोष नहीं है। कांग्रेस का कलर है, उसमें नेता इधर उधर होते रहते हैं। आम आदमी पार्टी में ऐसा कोई कल्चर नहीं है। पंजाब में स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, डिस्पेंसरी बनाने के लिए भरपूर जगह है। हम वहां काम कर सकते हैं, वहां काम करेंगे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने पैसे और पुलिस का इस्तेमाल किया है। इंतखाबात को सही तरीके से नहीं होने दिया, पुलिस ने भी उनकी मदद की। ये सारे इल्जाम भगवत मान ने लगाए हैं। आगे भगवत मान ने कहा कि हम बार बार इसे लेकर इलेक्शन कमीशन में शिकायत करते रहे, लेकिन हमारी शिकायत पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। साल 2014 से जब पंजाब में आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन कभी भी बीजेपी की तरह किसी के भी पर्चे को खारिज नहीं करवाया और साथ ही आम आदमी पार्टी ने किसी भी पुलिस का इस्तेमाल नहीं किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कुछ हिंदुस्तानी जबानों के साथ साथ उर्दू को भी लोकसभा की कार्रवाई में जगह दी है, जिससे उर्दू के कदरदानों ने खुशी का इजहार किया है और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का शुक्रिया अदा किया है। दरअसल मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि संस्कृत, उर्दू और मैथिली समेत 6 दीगर हिंदुस्तानी जबान में सदन की कार्रवाई का तर्जुमा किया जाएगा। इससे पहले भी संसद की कार्रवाई का दूसरी भारतीय भाषाओं में तर्जुमा किया जा रहा था। इसमें अंग्रेजी और हिंदी के अलावा 10 दीगर इलाकाई जुबान शामिल थे। मुझे ये घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि संसद के अंदर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 भाषाओं अर्थात असमिया, बंगाल, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में साइमल्टेनियसली हम सदन में पहले से ही उपलब्ध करा रहे थे। अब हमने 6 भाषाओं में बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को भी इसमें शामिल किया है। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरों के बीच शिवसेना यूबीटी के सीनियर लीडर सुभाष देसाई, अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे और मिलिंद नार्वेकर ने पीर के रोज सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। शिवसेना यूबीटी के लीडरों ने मुलाकात के दौरान दादर वाक़े छत्रपति शिवाजी पार्क में मरहूम बाल ठाकरे के मेमोरियल पर चर्चा की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की नाराजगी के बीच शिवसेना यूबीटी लीडरों की सीएम से मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि महाराष्ट्र बीजेपी को स्थानीय निकाय चुनाव के लिए रीजनल पार्टीज की दरकार है। जराये के मुताबिक बीजेपी रीजनल पार्टीज के साथ सियासी इत्तेहाद बनाने की तैयारी कर रही है। एक तरफ राज ठाकरे से सीएम की मुलाकात और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट के लीडरों से मुलाकात ने सियासी अटकलों को जन्म दे दिया है। बता दें कि राज ठाकरे से मुलाकात के बाद सीएम ने सियासी चर्चा का खंडन किया था। उन्होंने कहा कि सीएम बनने के बाद ठाकरे ने फोन कर मुझे रिहाइशगाह पर इनवाइट किया था, मैंने घर आने का वादा किया था। आज की मुलाकात को भी उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। लोकसभा में बजट पर बहस के दौरान आज एक मजेदार वाकया पेश आया। दरअसल बीजेपी एमपी अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने 12 लाख रुपए की सैलरी पर 0 टैक्स का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर तंज किया। लोकसभा में यूनियन बजट पर चर्चा में भाग लेने के दौरान बीजेपी एमपी अनुराग ठाकुर ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नतीजों की खिलाफवर्जी की।
उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा और विधानसभा समेत लगातार छठे इंतखाबात में राजधानी में कांग्रेस 0 पर सिमट गई है। माननीय सभापति जी, ये 0 चेक करने की बात मैंने राहुल गांधी जी से की और वो आपने रेफरेंस दिया है और मैंने रेफरेंस दिया है और मैं आप सबके सामने माननीय सभापति जी, सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 0। 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 0। 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 0। अगर ये 0 का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। हालांकि कई कांग्रेसी लीडरों ने इसका एहतजाज भी किया, जिसका जवाब अनुराग ठाकुर ने कुछ इस तरह से दिया। राहुल जी 0 चेक कर लीजिए, 1 0 और भी है। अच्छा, सुप्रिया जी नहीं दिखाता, चलो सुप्रिया जी ने कहा मैं नहीं दिखाता। ये कांग्रेस की सीटों की बात नहीं है, मैंने छोड़ दिया सुप्रिया जी। सुप्रिया जी वो रेफरेंस सुप्रिया जी, अगर आपको लगता है कि हमने मध्यम वर्ग के लिए 0% टैक्स किया है 12 लाख तक, अगर आपको लगता है दर्द हुआ है, आपको इससे खुशी नहीं है, तो आपकी खुशी से ज्यादा हमें देश के करोड़ों मध्य वर्ग के चेहरे पे खुशी दिखती है, क्योंकि ये देश के विकास में एक बड़ा योगदान देने वाली। हार तो हुई है, लेकिन कांग्रेसी लीडरों को चिढ़ने की बजाय अब इस हार से सबक लेना होगा। सीएम मोहन यादव ने एमपी के 54 गांव के नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। ये सभी गांव मालवा खित्ते में आते हैं। इस मामले में वजीर रेवेन्यू और देवास जिले के कलेक्टर को जरूरी अमल पूरे करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। सीएम मोहन यादव ने मालवा रीजन के 54 गांव के नाम बदलने का ऐलान किया है। सीएम मोहन यादव को बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने इन गाँव के नाम बदलने का प्रपोजल दिया था, जिसे उन्होंने पब्लिक सेंटिमेंट डिमांड के आधार पर कबूल भी कर लिया। बता दें कि इससे पहले सीएम मोहन कई जगहों के नाम बदलने का ऐलान कर चुके हैं। दरअसल पीर को सीएम मोहन यादव देवास जिले के दौरे पर थे, जहां बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राय सिंह सेधव ने सीएम मोहन यादव को एक मेमोरेंडम दिया था, जिसमें जिले के 54 गांव के नाम बदलने का प्रपोजल था, जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने उनकी मांग को कबूल करते हुए इन गांव के नाम बदलने का ऐलान कर दिया। उन्होंने इस मामले में राजस्व मंत्री और देवास जिले के कलेक्टर को जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के हुक्म भी जारी कर दिए। महाराष्ट्र के साबिक वजीर तानाजी सावंत के बेटे ऋषिराज सावंत को बीते रोज जबरन अगवा कर लिया गया, जिसकी इत्तला मिलने के बाद पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई। पुणे पुलिस को इसकी जानकारी अज्ञात कॉल के जरिए मिली थी। कॉलर ने कहा था कि ऋषिराज सावंत को जबरन प्राइवेट जेट से बैंकॉक 2 लोग ले गए हैं। जानकारी मिलने के बाद पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई। इस जानकारी के तुरंत बाद पुणे पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज कर डीजीसीए के जरिए फ्लाइट की वापसी के लिए एयरलाइन से कॉन्टैक्ट किया। इसके कुछ घंटों बाद ऋषिराज सावंत को पुणे पुलिस नाटकीय अंदाज में वापस ले आई। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर रंजन कुमार शर्मा ने इस बारे में बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि ऋषिराज सावंत एयरपोर्ट से फ्लाइट में खानदान वालों को भी बिना बताए और बिना कोई जानकारी दिए सवार हुए हैं। ये भी बताया था कि ऋषिराज सावंत और उनके 2 दोस्तों को जबरन किडनैप किया गया है। एक चार्टर्ड प्लेन के जरिए उन्हें बैंकॉक ले जाया गया है। दिल्ली मेट्रो में वैलेंटाइन डे के एहतजाज में आसाराम बापू के इश्तिहार लगे हैं, लेकिन ये इश्तिहार अब डीएमआरसी के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। मुसाफिरों ने इन पर नाराजगी का इजहार किया है। मेट्रो ट्रेनों के अंदर और मेट्रो स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजमेंट पैनल्स में लगे एडवर्टीजमेंट को लेकर पिछले कुछ दिनों से डीएमआरसी को कई शिकायतें मिल रही हैं। इस एडवर्टीजमेंट में 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के बजाय पेरेंट्स वर्शिप डे के रूप में मनाने की अपील की गई है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन लोगों को दिक्कत तब शुरू हुई जब एडवर्टाइजमेंट पर देवी देवताओं की तस्वीर के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप के केस में मुलजिम ठहराए जाने वाले आसाराम बापू की बड़ी सी तस्वीर भी लगी। कई मेट्रो स्टेशन और ट्रेनों के अंदर ये एडवर्टीजमेंट लगे हुए हैं। सोशल मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से मेट्रो के कई मुसाफिर लगातार न केवल इस बारे में डीएमआरसी से शिकायत कर रहे हैं, बल्कि इस पर नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं। हालांकि डीएमआरसी की ओर से सफाई दी जा रही है कि उसने इन एडवर्टीजमेंट पैनल को संचालित करने वाले वेंडर लाइसेंस धारकों को तुरंत ऐसे सभी एडवर्टीजमेंट को हटाने का इंस्ट्रक्शन दे दिया है। लेकिन डीएमआरसी के इस दावे के उलट सच्चाई ये है कि शिकायत करने के 1 हफ्ते बाद भी ये एडवर्टीजमेंट नहीं हटाए गए हैं।
जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान दोनों ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की। देखिए, जो अभी हाल ही में 2 हादसे हुए, एक बोमाई सोपोर में वसीम मीर के साथ जिस तरह उसको निहत्ते आदमी को, एक ट्रक ड्राइवर गरीब है, जिस तरह उसको गोली मार दी गई, और जो डॉक्टर ने भी बताया कि बहुत नजदीकी से उसको गोली मार दी गई। टायर की वजह से उसको गोली नहीं लगी, बल्कि स्ट्रेट उसको गोली मार दी गई। और उसके बाद कठुआ बिलावर में जैसे मक्खन दीन को पुलिस हमारी रखवाली के लिए है, उसको इतना टॉर्चर किया कि वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गया। और ऐसे में इंसान को ये ख्याल था कि उमर साहब जब होम मिनिस्टर से मिलेंगे तो उनसे इन मसले के बारे में बात करेंगे। मैं नहीं कहती सारी आर्मी खराब है, मगर अगर कोई गलती करता है उसकी निशानदेही होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। यूपी के फिरोजाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ नौजवान मुस्लिम ख्वातीन के सामने जय श्री राम के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो फिरोजाबाद शहर के मिली खान जहानपुर गांव का है, जहां 9 फरवरी को पेश आया था, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। तेजी से वायरल हो रहे वीडियो फुटेज में एक शख्स मुस्लिम औरतों के पीछे पड़ा है और साफ तौर पर धमकी देते हुए आक्रामक तरीके से जय श्री राम का नारा लगा रहा है। वीडियो में शख्स गलत इशारे करता हुआ दिख रहा है, जिसके बैकग्राउंड में पलट तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है गाना चल रहा है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो। वहीं इस शख्स का दूसरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें वो गाली के साथ कहता दिख रहा है, डाबर तेल लगाओ और बाबर का नाम मिटाओ। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। इस मामले में पुलिस का रिप्लाई आया है। फिरोजाबाद पुलिस ने एक ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कहा कि इस मामले में कार्रवाई के हुक्म दिए गए हैं। सऊदी अरब ने लीड्स यूनिवर्सिटी के एक पीएचडी तलबा सलमा अल शहाब को 4 साल की कैद के बाद अब रिहा कर दिया है। सलमा पर इल्जाम था कि उन्होंने सऊदी अरब हुकूमत के खिलाफ ट्वीट किया था, जिसके चलते उन्हें सऊदी हुकूमत ने 34 साल की सजा सुनाई थी। ब्रिटेन के लीड्स यूनिवर्सिटी में एक सऊदी डायरेक्टर तलबा को सऊदी अरब में ट्विटर पर उसकी कथित तौर पर सरकारी गतिविधि के लिए 34 साल की सजा सुनाने के बाद रिहा कर दिया गया। पीर को एक राइट्स ग्रुप ने कहा कि 2 बच्चों की मां सलमा अल शहाब को 2022 में उसके ट्वीट के लिए 34 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। लंदन में सऊदी राइट्स ग्रुप ALQST ने उनकी रिहाई के आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है। जनवरी में ALQST और दीगर ग्रुप्स ने कहा कि अल शहाब की सजा को घटाकर 4 साल जेल कर दिया गया है, जिसमें अतिरिक्त 4 साल निलंबित हैं। समूह ने कहा कि उसे अब पूरी आजादी दी जानी चाहिए। अल साहब को 15 जनवरी 2021 को एक पारिवारिक छुट्टी के दौरान हिरासत में लिया गया था। उसके यूनाइटेड किंगडम लौटने की योजना बनाने से कुछ ही दिन पहले उसे सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया था। सऊदी अरब ने हज को लेकर इस बार एक बड़ा फैसला किया है। सऊदी अरब के नए फैसले के मुताबिक अब बच्चों की हज में एंट्री बैन कर दी गई है। सऊदी अरब के हज और उम्रा मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि हज के दौरान हर साल बढ़ती भीड़ को लेकर ये फैसला लिया गया है कि बच्चों की हिफाजत के मद्देनजर उन्हें हज करने से रोका गया है। सऊदी अरब के हज और उम्रा मिनिस्ट्री का कहना है कि 2025 में उन्हीं लोगों को तरजीह दी जाएगी जो पहली बार हज करने आए हैं। बच्चों पर बैन भी इसी वजह से लगाया गया है कि उन्हें भीड़ भाड़ में होने वाली परेशानी से बचाया जा सके। हज 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। सऊदी अरब के नागरिक और वहां रहने वाले नुशुक ऐप के जरिए यहां ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आवेदकों को अपनी जानकारी स्थापित कराने के साथ ही उनके साथ यात्रा करने वालों का भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। जलगांव जिले में दावते इस्लामी हिंद के शोबे जामिया अल मदीना के जरिए पूरे हिंदुस्तान के मदारस में एग्जाम्स का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसमें सुप्रीम कॉलोनी में वाक़ जमातुल मदीना अली मुर्तजा रावेर गुलशन रजा से भी तलबा एग्जाम्स दे रहे हैं। दावते इस्लामी इंडिया के शोबे आलमी कोर्स के निगरान मौलाना शान इलाही ने बताया कि 1 फरवरी 2025 से पूरे मुल्क में जामिया अल मदीना के 273 ब्रांचों में सालाना इम्तिहानात का आगाज हो चुका है। तकरीबन 25,000 आलमी कोर्स के तलबा ने हिस्सा लिया। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।